हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से सेशन जिसका नाम है हमारा ओशिनियोग्राफी। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपका जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? ओशिनियोग्राफी। ओशिनियोग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान कहते हैं। तो ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्री में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेंस में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके ओशिनियोग्राफी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं उसको देखेंगे। तो ओशिनियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपको सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि आपने आपने कभी ना कभी तो मतलब कि नाम सुना ही होगा कि हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ओशियोनिक रिज क्या होता है, ट्रेंच क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होता है। ये सारी चीजें जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो महासागर का जल होता है, यानी हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे हैं। फिर इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके ओशियोनिक करंट को पढ़ेंगे, यानी महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। आपके ओशियोनिक करंट से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको एक आइडिया तो लग गया ना कि हमारे समुद्र विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो देखिए, आपके समुद्र विज्ञान में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको एक डायग्राम के थ्रू हम चीजों को समझा दे रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ेंगे। इसमें विजुअल नहीं है बट हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ेंगे। फिर हमारा एक ऐसा आपको एकदम स्लिप ऐसा क्या दिख रहा है, ढाल देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा कुछ ऐसी आकृति देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओशियोनिक रिज कहते हैं। ओशियोनिक रिज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेंच पढ़ेंगे। यानी इस पिक्चर में देख लीजिए, इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो आपका सारा जो हमने बात बताया, जो भी हमने आपको बातें बताई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ओशियोनिक रिज क्या होता है, हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होते हैं और हमारा ट्रेंच क्या होता है, सारी बातें इसमें दिख रही है। यानी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आप लोग कभी बीच पर घूमने गए होंगे, गोवा वाले बीच पर, गाना तो सुना ही होगा। तो हम लोग जब समुंदर को देखते हैं, यानी कोई भी क्या करता है, जब समुंदर के किनारे जाता है घूमने, तो वह कहाँ घूमता है, यानी समुंदर के कहाँ घूमता है, बीच पर घूमता है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि समुंदर के यहाँ तटों तक क्या होते हैं, बस जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके समुद्र के नीचे भी, यानी आपके ओशन के नीचे भी क्या होते हैं, बहुत से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसका हमने आपको नाम बता दिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियोनिक रिज। तो आप लोग तो बस यहाँ पर खड़े होते हैं और क्या करते हैं, समुंदर का मतलब नजारा देखते हैं। लेकिन समुंदर के नीचे भी जब तक, जैसे जैसे हम लोग समुंदर के नीचे जाते हैं, तो कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, तो कहीं रिवर है। तो वैसे ही हम लोग जब ओशियन में एंटर करते हैं, अंदर की तरफ ओशियन के डीप में जाते हैं, मतलब उसके डीप में, यहाँ गहराई में जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलता है। उसी लैंड फॉर्म्स का हमने नाम क्या लिखा है यहाँ पर, हमने सबसे पहले तो जब हम लोग ओशियन में, यानी जब हम लोग महासागरों में एंटर करते हैं, तभी आपको क्या मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिल जाता है। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसका फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, उसे भी जानेंगे। फिर हमारा एक और हमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय ढाल। ढाल ये क्या होता है। फिर हमारा ओशियोनिक रिज क्या होता है, यानी महासागरीय कटक क्या होता है। फिर हमारा हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेन, यानी महासागरीय प्लेन, यानी मैदान क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ट्रेंच क्या होता है, यानी ट्रेंच को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। आप सबको पता होगा कि जो हमारा विश्व का सबसे गहरा गर्त है वह क्या है, मेरियाना ट्रेंच, जो कि हमारे पैसिफिक ओशियन में क्या है, स्थित है। तो आपको पता चल गया क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने ओशियन वाटर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर हम लोग वाटर को ही पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा वाटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी हमारे जल उपस्थित है, उसका कितना % भाग हमारे ओशियन में पाया जाता है। तो अब हम जो बातें आपको फर्स्ट स्लाइड पे अभी हम जितना भी बात लिखवाएंगे, वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, हमारा ग्लेशियर है। जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है, हमारे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। फिर ग्लेशियर के बाद क्या आता है, हमारा ग्राउंड वाटर आता है। ग्राउंड वाटर तो ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो की फैक्ट्स है यानी की पॉइंट है उसे लिख लेते हैं, और आप लोग भी क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो हमने क्या कहा कि थोड़ा सा पहले हम लोग ओशियन वाटर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर के बारे में हमने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का कितना परसेंट जल हमारे महासागरों में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात हमें क्या करना है, जानना है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं। तो हमारे पृथ्वी सतह पर यानी हमारे अर्थ के सरफेस पर पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे महासागरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का, पृथ्वी सतह पर पृथ्वी सतह पर पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का, टोटल उपस्थित जल का, उपस्थित जल का जो 97% भाग होता है यानी आपका 97% जो भाग होता है वाटर का, वह कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके ओशियन में देखने को मिलता है। तो हमने क्या कहा, पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का हमारा जो 97% जल होता है, 97% वाटर आपके ओशियन में देखने को मिलता है। अब जब यह हमारा 97% ओशियन हमारा मतलब जो जल होता है वो हमारे ओशियन में पाया जाता है, तो महासागरों में पाए जाने वाले जल को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइन वाटर कहते हैं यानी लवणीय जल कहते हैं, जो कि हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइन वाटर कहते हैं। सलाइन वाटर हिंदी में क्या कहेंगे, लवणीय जल। लवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, ठीक है, सॉल्ट की मात्रा। तो हमने क्या कहा, हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल कहाँ पाया जाता है, हमारे महासागरों में पाया जाता है। अब कितना बचा, 3% जल बचा, जो कि क्या होता है, हमारे फ्रेश वाटर के रूप में हमारे ग्लेशियर में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है, स्वैम्प में पाया जाता है। तो उसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। तथा 3 अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तथा 3% जल तथा यहाँ पे लिख लीजिए तथा 3% जल तथा 3% जल फ्रेश वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में ग्लेशियर ग्राउंड वाटर एंड लेक ईटीसी में पाया जाता है, ईटीसी में पाया जाता है, में पाया जाता है। तो इतना बात आपको पता चल गया। हमने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल तो हमारे महासागरों में पाया जाता है। अब कितना बचा, हमारा 3% वाटर बचा, जो कि फ्रेश वाटर के रूप में हमारा कहाँ पाया जाता है, आपके ग्लेशियर में पाया जाता है यानी हिमनदों में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है यानी पृथ्वी सतह के जो नीचे जल है वहां पाया जाता है, हमारे लेक में यानी झीलों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना हमने बात तो बता दिया आपको। अब यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, या एक बार आप पिक्चर से देख लो, ये क्या हो गई हमारी, मान लो पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी पे हमने क्या कहा, टोटल उपस्थित जल का 97% कहाँ पाया जा रहा है, तो आपके ओशियन में पाया जा रहा है। 97% ओशियन, यहाँ पे ओशियन लिख दे रहा है, ठीक है, ओशियन। बाकी हमारे कितना बचा भाई बोलो, 3% बचा। 3% बचा तो कहाँ पाया जा रहा है, हमारे फ्रेश वाटर के रूप में, यानी ये फ्रेश वाटर है, ये क्या है आपका फ्रेश वाटर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन
also write saline water, saline वाटर, इसको हम लोग सलाइन वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा 3% जो हमारा फ्रेश वाटर पाया जाता है, अब हम लोग इसको 100% में करके देखेंगे कि इस 100% में से भी सबसे ज्यादा कितना हमारे मतलब कि पाया जाता है फ्रेश वाटर, सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है, हमने ये बात बोला। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 100% करते हैं फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का। तो जब आप लोग फ्रेश वाटर का 100% लेकर चलते हो, तो इस 100% से हमारे ग्लेशियर में कितना पाया जाता है, तो आपके ग्लेशियर में कितना पाया जाता है उसको देखते हैं। आपके ग्लेशियर में कितना पाया जाता है, तो 68.7% कहाँ पाया जाता है, हमारे ग्लेशियर में पाया जाता है। यानी हमने 3% को नहीं लेके हम चल रहे हैं, हम 100% को लेकर चल रहे हैं। तो हमने कहा कि आपके 100% में से जो हमारा ग्लेशियर होता है, यानी जो आपके हिमनद होते हैं, आपके हिमनदों में आपका 68.7% जल पाया जाता है। फिर हमारा सेकंड नंबर क्या आ जाता है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पृथ्वी सतह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वह आपका ग्लेशियर होगा। फिर हमारा सेकंड नंबर पर क्या आता है, आपका सेकंड नंबर पर आता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, इसमें कितना पाया जाता है, आपका 30.1% पाया जाता है। फिर हमारे ग्राउंड वाटर के बाद अब क्या आ जाता है, तो आ जाता है हमारा सरफेस वाटर प्लस अदर। अब अदर में क्या हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी है, मिट्टी में भी कुछ जल की मात्रा पाई जाती है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, उसमें भी जल वाष्प है, तो वहां पर भी आपको वाटर की एबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सरफेस, सरफेस में अभी बताएंगे क्या क्या चीजें आएगा, प्लस अदर। तो जब हम लोग अदर का बात करते हैं यानी अन्य चीजों में, तो अदर में हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 0.9% आ जाएगा, 0.9%। और इसमें कितना आ जाएगा, हमारे सरफेस वाटर में कितना आ जाएगा, 0.3% आ जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 1.2% वाटर आ जाएगा, 1.2% वाटर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे फ्रेश वाटर का हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो हमारा है आपका ग्लेशियर। अब हम लोग सरफेस वाटर को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि हमारे सरफेस वाटर में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स क्या होता है। तो आपके सरफेस वाटर में अगर आप फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स समझोगे तो वह क्या होता है, हमारा लेक होता है। लेक, लेक में कितना पाया जाता है, 87% फ्रेश वाटर। ठीक है, फिर हमारा सेकंड नंबर पर क्या आता है, स्वैम्प आता है। स्वैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं, दलदल कहते हैं। आपके दलदल में 11% फ्रेश वाटर का मतलब कि वहां पे जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। फिर आपका थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, आपका रिवर आ जाता है। रिवर में आपका कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2% पाया जाता है। तो ये हमने क्या बता दिया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वह हमारे नदियों से ज्यादा झीलों में पाया जाता है, क्या यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेक में देख रहे हैं यानी हम लोग झीलों में देख रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वह कितना है, 87% है। लेकिन वहीं पर हम लोग रिवर में बात करें फ्रेश वाटर का तो वह कितना है, 2% है। तो वह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने ओशियन में जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में देखेंगे। फिर एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करा दे रहे। ठीक है, हमने आपको ओशियन वाटर स्टार्ट किया कि समुद्री जल किसे कहते हैं, मतलब समुद्री जल के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया। तो हमने कहा कि हमारे पृथ्वी सतह पर यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर जितने भी वाटर मौजूद है तो उसमें से कितना परसेंट जल हमारे महासागरों में पाया जाता है। तो हमने कहा कि हमारे पृथ्वी सतह पर टोटल उपस्थित जल का 97% जल कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइन वाटर कहते हैं या लवणीय झील कहते हैं, जो कि हमारे पीने लायक नहीं होता है। फिर हमने कहा कि जो हमारा अब 3% जल होता है वह कहाँ पाया जाता है, आपके फ्रेश वाटर के रूप में ग्लेशियर में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, झीलों में यानी लेक में पाया जाता है। तो हमने कहा कि अब ये जो 3% है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जब हम लोग फ्रेश वाटर का सोर्स पढ़ेंगे तो 100 का लेके चलेंगे।
यानी अब 100% में से फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ मतलब किस में पाया जाता है। तो हमने फ्रेश वाटर का 100 लिया, तो हमने कहा कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स होता है वह क्या होता है, हमारा ग्लेशियर होता है, जिसमें 68.7% पाया जाता है। फिर हमारा सेकंड नंबर पे क्या आता है, आपका ग्राउंड वाटर आता है। ग्राउंड वाटर में 30.1% हम लोगों को फ्रेश वाटर की एबिलिटी मिलती है। फिर हमारा क्या आता है, सरफेस प्लस अदर। अदर जैसे मिट्टी में हमने बताया जल पाया जाता है, तो आपके अदर में 0.9% आ जाता है और आपके सरफेस में 0.3% आ जाता है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1.2% क्या मिलता है, फ्रेश वाटर का मतलब फ्रेश वाटर मिलता है। तो हमने सरफेस में बताया कि सरफेस में भी सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का सोर्स क्या होता है, तो आपका लेक होता है यानी झील होता है। फिर क्या होता है, आपका स्वैम्प होता है यानी दलदल होता है। फिर क्या होता है, आपका रिवर होता है जिसमें 2% हमारा फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके कुछ डाटा बेस्ड हो गए, मतलब डाटा बेस्ड तो नहीं, डाटा अगर नहीं भी याद करोगे तो बस इतना याद रखो कि हमारे पृथ्वी सतह पर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ग्लेशियर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग कहाँ आते हैं भाई, आ जाओ यहाँ पर आते हैं। जो हमने आपको डायग्राम, ये प्यारा सा डायग्राम बनाया है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको बनाने में मेहनत लगा है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा डायग्राम में एक एक आपको चीज दिख रहा है, वह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, यह कैसे बनता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहले तो हमारा हेडिंग क्या होगा, महासागरीय अधस्थल का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। यहाँ पे लिख लीजिए डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर, महासागरीय अधस्थल का विभाजन, महासागरीय महासागरीय अधस्थल का विभाजन, विभाजन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा विभाजन है वह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखेंगे भी, क्योंकि बिना लिखे हुए हमारा काम तो चलेगा नहीं। आप लोग पढ़ाई करते हो लेकिन नोट्स तो बनाते नहीं हो, और जब तक आप प्रॉपर वे में नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका सबसे पहला जो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है और यह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, उसका पहले हम इमेज यानी डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या कहा, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में सुनना है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है यह क्या होता है, हमारे कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, यानी यह आपके महाद्वीपों का ही क्या होता है, भाग होता है। ये हमारा क्या होता है, महाद्वीपों का ही भाग होता है, जो कि हमारे सी लेवल के राइज मतलब सी लेवल के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, आपका यह डूब जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम डायग्राम बना ले फिर आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो हमने क्या कहा कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है यह आपके महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है। उथला हुआ भाग का मतलब क्या होता है, सैलो पार्ट होता है। सैलो पार्ट का मतलब क्या होता है, नॉट डीप यानी गहरा नहीं होता है। तो इसके बारे में सबसे पहला तो बात क्या आपको लिखना है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है यह हमारे महासागरों का सबसे उथला हुआ भाग होता है। उथला हुआ भाग का मतलब क्या होता है कि इसका जो गहराई होता है वह क्या होता है, कम होता है। गहराई क्यों कम होता है,
है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वह हमारे कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट होता है, यानी महाद्वीपों का ही क्या होता है, भाग होता है। लेकिन सी लेवल के राइज होने के कारण, यानी समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण यह क्या हो जाता है, आपका जल से मग्न मतलब जल में डूब जाता है, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो अब आप लोग क्या करते हो, मान लो यहाँ से हम लोग कोई जा रहा है, मान लो रिवर है, अब रिवर जा रही है, तो रिवर यहाँ पे जब एंटर करती है, तो आपका जो रिवर है, वह रिवर हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास ही क्या करती है, डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। और जो हमारी रिवर होती है, हमने सेकंड बात क्या बताया कि हमारी नदियां कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास ही क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और ये जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पर गहराई कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग मछलियां कहाँ पकड़ते हैं, ज्यादा पर गहराई कम होता है। तो यहाँ पर गहराई कम होने के कारण यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलता है। अब ज्यादा गहराई में तो हम लोग मछली पकड़ने जाएंगे ही नहीं, पता चला कि हम मछली को पकड़ने गए, मछली ने हमें ही पकड़ लिया। तो इसलिए जहाँ पे गहराई कम होता है, वहीं पर फिशिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में आपको पता चल गया कि यह क्या होता है, हमारे महाद्वीपों का ही भाग होता है, जो कि हमारे समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण जलमग्न हो जाता है। और यह हमारे महासागरों का सबसे उथला हुआ भाग, यानी शैलो पार्ट होता है, यानी इसकी गहराई कम होती है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। यह महासागर, यह महाद्वीपों का ही भाग होता है। यह कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट होता है, पार्ट होता है, जो कि समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, आपका जलमग्न हो जाता है। जो कि समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण, समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण जलमग्न हो जाता है, जल मग्न हो जाता है। तो पहला बात इसके बारे में क्या पता चला कि यह हमारे कॉन्टिनेंट्स का ही पार्ट होता है, जो कि हमारे ओशियन लेवल का, मतलब जो ओशियन का लेवल होता है, वह राइज हो जाता है जैसे बढ़ जाता है, उसके बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, यह सबमर्ज हो जाता है, यानी जलमग्न हो जाता है। फिर हमने इसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या बताया कि यह हमारे महासागरों का सबसे उथला हुआ भाग होता है, यानी शैलो पार्ट होता है। तो यह महासागरों का यह महासागरों का यह महासागरों का सबसे उछला हुआ भाग होता है, सबसे उथला हुआ भाग होता है, उथला हुआ भाग होता है, यानी सैलो पार्ट होता है, ठीक है। उथला हुआ भाग होता है, सैलो पार्ट। यहाँ पे इसका इंग्लिश लिख लीजिए, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है कि उथला हुआ क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारा सैलो पार्ट होता है, सैलो पार्ट। सैलो पार्ट को क्या कहते हैं, नॉट डीप, नॉट डीप यानी गहरा नहीं होता है, नॉट डीप। तो सेकंड पॉइंट इसके बारे में हमने क्या लिखा कि यह महासागरों का सबसे उथला हुआ भाग होता है। अब हमें इसके बारे में क्या लिखना है कि इसकी जो ढाल प्रवणता होती है, वह 1 डिग्री से भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ढाल है, वह क्या है, बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इसकी ढाल प्रवणता, इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री से भी कम होता है, 1 डिग्री से भी कम होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसकी जो ढाल प्रवणता होती है, वह आपके 1 डिग्री से भी कम होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिख लेते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का महत्व क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस
ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कहानी तो समझ में आ रहा है ना कि क्या चल रहा है। ये नहीं कि दिमाग से ऊपर ऊपर चल रहा है, नहीं, समझ में आना चाहिए, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमें जो महत्व पता चलता है, तो पहला महत्व क्या पता चलता है कि इसकी गहराई कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला हम लोग इम्पोर्टेंस क्या इसका लिखते हैं कि फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है, तो अब हमें सेकंड पॉइंट को क्या समझना है कि इसकी गहराई कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी यहाँ पे सनलाइट क्या करता है, पेनिट्रेट कर पाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वह अपना भोजन बना लेते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। मान लीजिए ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। तो हमने क्या कहा कि इसकी गहराई कम होने के कारण यहाँ पर जो सन का लाइट है, यानी जो सूर्य प्रकाश है, वह क्या होता है, आपका पेनिट्रेट कर पाता है, यानी यहाँ तक पहुंच पाता है। तो जैसे यहाँ पे सूर्य की किरण यहाँ पे पहुंच पाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होते हैं कि जो हमारे ओशियन में मौजूद क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने फूड्स को यानी भोजन को बनाते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए कौन आती है, हमारी मछलियां आती हैं, और मछलियां हम लोग पकड़ते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, आपका फिशिंग एक्टिविटी भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया कि यहाँ पर सनलाइट के पेनिट्रेट होने के कारण यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति मत लिख लो, पहुंचने के कारण, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। पहुंचने के कारण यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, की प्रक्रिया होती है, की प्रक्रिया होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि प्रक्रिया होती है, जिस कारण यहाँ पे जीव जंतु की उपस्थिति होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, जिस कारण यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, जिस कारण यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। इसके हमने दो महत्व को बताया और दो बस सिग्निफिकेंस को ही याद रखना है कि जो पहला हमारा महत्व होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, वह क्या होता है कि यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है। हमने सेकंड इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया कि यहाँ पर सनलाइट क्या करता है, पेनिट्रेट कर पाता है, यानी यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सन। तो यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी होती है वह क्या होती है, पहुंच पाती है, और जिस भी क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वह क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सिग्निफिकेंस हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। अब हम एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में एक और चीज हमें जानना है, इसके चौड़ाई और इसके
मतलब कि यह कहाँ चौड़ा होता है और कहाँ पतला होता है। तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वह उस रीजन में यह चौड़ा देखने को मिलता है जहां पर आपके पर्वत नहीं होते हैं, और जहां पर भी आपको पर्वत देखने को मिलता है वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वह नैरो होता है, यानी पतला होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए यह क्या हो गया, हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारे विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो हमारा एंडीज है, एंडीज है यहाँ पे है, ठीक है। और आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इधर में क्या है, आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इधर में क्या है, तो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। और इस इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक पैसिफिक ओशियन है, ओशियन है, ठीक है। इधर क्या आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। तो हमने क्या कहा कि जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वह वहां पर चौड़े होते हैं जहां पर पर्वत नहीं होता है। तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ साउथ अमेरिका में कहाँ चौड़ा देखने को मिलेगा, तो आपको साउथ अमेरिका के हमारे पूर्वी भाग में यह क्या होगा, चौड़ा होगा। और इसके पश्चिमी भाग में क्या होगा, यह नैरो होगा। नैरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत है, और जहां पर भी पर्वत होते हैं वहां पर हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो चौड़ाई होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा आपका, नैरो होगा, यानी पतला होगा, नैरो नैरो होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वह चौड़ा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। तो हमने आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में समझ लिया, और उसके बारे में जो भी महत्व बातें थी उसके बारे में हमने भी समझ लिया, अच्छे से समझ लिया कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं यह हमारे महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है, यानी शैलो पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं नॉट डीप, यानी गहरा नहीं होता है। और हमने क्या कहा कि जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वह हमारे महाद्वीप के ही भाग होते हैं, जो कि सी लेवल के राइज होने के कारण वह क्या हो जाते हैं, आपके जलमग्न हो गए हैं। फिर हमने कहा कि अब इसके बारे में हमने सिग्निफिकेंस को देखा, इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व को देखा कि इसका महत्व क्या होता है। तो महत्व में हमने क्या देखा कि इसका महत्व क्या है, देखिए एक मिनट, इसका महत्व क्या था। तो हमने कहा कि इसका पहला महत्व क्या है कि इसकी यहाँ पे गहराई कम होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपको फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हमने सेकंड इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया कि यहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है, यानी सूर्य का जो रोशनी होता है वह पहुंच पाता है, जिस कारण इस रीजन में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, डेवलप कर पाते हैं। फिर हमने तीसरी बात इसके बारे में क्या बताया, तीसरी बात हमने क्या बताया, तीसरी बात क्या बताया भाई, कि हमने क्या कहा कि जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वह वहां पे चौड़े देखने को मिलेंगे जहां पे पर्वत नहीं होता है, यानी हमारे साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में पर्वत नहीं है तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, चौड़ा होगा। लेकिन आपके साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में यानी वेस्टर्न साइड में आपका एंडीज पर्वत है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वह क्या होता है, नैरो होता है, यानी पतला होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने कॉन्टिनेंटल स्लोप पर आ जाते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो आ जाइए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम में देखो कि ये क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है। चलो हम अलग से ही ले लेते हैं, ठीक है, पिक्चर। देखिए ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यानी यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ढाल है वह कितना तीव्र है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। ये पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाता है, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाता है, जिसका जो ढाल है
वह क्या है, बहुत तीव्र ढाल है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और यहाँ से, जहां से हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की समाप्ति हो रही है, वहां से आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, वह वहां से शुरू होता है जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्या होती है, समाप्ति होती है। तो क्या कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की शुरुआत वहां से होती है जहां से जो हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, इनकी शुरुआत वहां से होती है जहां पर कॉन्टिनेंटल जो हमारा सेल्फ है, वह अति तीव्र ढाल से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब उसकी समाप्ति के बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप देख रहे हैं, जिसका जो ढाल है वह क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, तीव्र है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए हमारा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कुछ पहले इसका हम लोग इमेज बना लेते हैं। देखिए, ये क्या हो गया, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। ये जो आपको इमेज ऐसा दिख रहा है जिसका तीव्र ढाल है, वह क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, यह क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया और यह कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, उसकी शुरुआत वहां से होती है जहां पर हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की शुरू मतलब जो समाप्ति होती है, वो अति तीव्र ढाल से होती है। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से सुनो कि हमने कहा कि हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप की शुरुआत वहां से होती है जहां पर जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वह आपका अति तीव्र ढाल से क्या होता है, समाप्त होता है। यानी यहाँ तक तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां से हमारा तीव्र ढाल स्टार्ट हो जाता है वहीं से हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप नाम दे देते हैं। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का आपको एक आइडिया मिल गया कि इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां से हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अति तीव्र ढाल से क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और अगर इसका कोई ढाल प्रवणता आपसे पूछ देगा तो हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप का ढाल प्रवणता कितना होता है, 2 से 5 डिग्री के बीच होता है, यानी 2 से 5 डिग्री के बीच होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसकी ढाल प्रवणता, इसकी ढाल प्रवणता, इसकी ढाल प्रवणता, इसकी ढाल प्रवणता 2 से 5 डिग्री तक होता है, 2 से 5 डिग्री तक होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, आपके ओशियोनिक रिज पर चलते हैं, यानी महासागरीय कटक क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे ओशियोनिक रिज क्या होते हैं, जो कि आपको एक ऐसा उठा हुआ क्या है, आकृति देखने को मिल रहा है हमारे महासागरों में। तो यह कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो कॉन्टिनेंटल यानी ओशियोनिक रिज, हमारा थर्ड क्या हो जाता है आपका, ओशियोनिक रिज, ओशियोनिक, ओहो एक मिनट, थर्ड क्या हमारा, ओशियोनिक रिज, ओशियोनिक, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, महासागरीय कटक कहेंगे महासागरीय, महासागरीय
महासागरीय कटक। अब आपके महासागरीय कटक का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे ओशियन में, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये आपके ओशियोनिक रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारी जब दो प्लेटें क्या करती है, आपके एक दूसरे से दूर जाती है, तब क्या होता है, हमारे कटक का निर्माण होता है। यानी आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा होगा कि हमारे प्लेटों की 3 तरह की गति होती है। यानी जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दो प्लेटों के बीच में अभिसरण गति हो रहा है। लेकिन जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो प्लेटों के बीच में अपसरण गति हो रहा है, यानी डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। फिर प्लेटें क्या करती है, आपके पैरेलल भी क्या करती है, मूव करती है। तो समानांतर गति हमने कहा था। तो हमने क्या कहा कि आपके ओशियोनिक रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है महासागरों में। तो हमने कहा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, दूर जाती है, यानी एक दूसरे के क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। तब क्या होता है, आपके महासागरीय कटक का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी ये एक प्लेट हो गया और ये सेकंड प्लेट हो गया, ये दोनों प्लेट क्या करिए, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो जो हमारे नीचे का मैग्मा होता है, हमने आपको वोल्केनिक यानी वोल्केनिज्म में आपको सारा चीज बता दिया, मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी चीजें हमने बता दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जब दो प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो इसके अंदर का जो मैग्मा होता है, यानी जो हमारा मैग्मा होता है वह हमारे लगभग एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है। तो यह मैग्मा क्या होता है, दो प्लेटों के दूर हो जाने के कारण क्या होता है कि यह हमारे सतह से क्या होता है, यानी पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होता है, ऊपर आने लगता है, यानी पृथ्वी के जैसे ही नीचे होता है हमारी मैग्मा। लेकिन इसको क्या मिल जाता है, एक दरार मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है दूर जाती है तो इसके अंदर का मैग्मा हमारे पृथ्वी के सतह पर आता है और कुछ ऐसा फॉर्मेशन करते जाता है, ऐसा फॉर्मेशन करते जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओशियोनिक रिज कहते हैं। तो ओशियोनिक रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी महासागरीय कटकों का निर्माण कैसे होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या जाती है, दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर का मैग्मा क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ओशियोनिक रिज यानी महासागरीय कटक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, आपका ओशियोनिक रिज हो गया। तो ओशियोनिक रिज कैसे बना भाई, तो जब दो प्लेटें, एक प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है और जो हमारी सेकंड प्लेट है वह उधर की तरफ मूव कर रही है, और जो आपके नीचे का मैग्मा है, यानी जो आपका मोल्टेन मैग्मा है, वह क्या कर रहा है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ रहा है और कुछ ऐसा क्या कर रहा है, लैंड फॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओशियोनिक रिज कहते हैं। अब ये जो आपका ओशियोनिक रिज है, यह आपके अटलांटिक ओशियन में इस शेप में बहुत लंबा दिखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, अगर आपने वर्ल्ड मैप अगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया आपको, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो हमने अगर आपको हम और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। फिर हमारा यहाँ से इंडिया आ जाता है, हमने आपको रफली बताया, ठीक है। फिर हमारा यहाँ से कुछ यूरोप है, यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलता है। तो ये जो आपका बीच वाला ओशियन है, यह क्या है, आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे ओशियोनिक रिज है वह आपको अटलांटिक ओशियन में क्या होता है, इस शेप में, यहाँ से हमारे क्या होता है कि आइसलैंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मान लीजिए आइसलैंड है, तो आपके आइसलैंड से स्टार्ट होता है और आपको एक बोवेट नाम का आइलैंड है, यहाँ तक दिखता है ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए बोवेट आइलैंड, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपके आइसलैंड से स्टार्ट होता है और आपके बोवेट लैंड तक क्या है, आपका
इस शेप में हमको क्या देखने को मिलता है, आपके अटलांटिक ओशियन में ओशियोनिक रिज देखने को मिलता है। यानी हो क्या रहा है कि इधर की जो हमारी अफ्रीका प्लेट है उधर जा रही है, और जो आपकी साउथ अमेरिका की प्लेट है यह क्या हो रही है, इधर मूव कर रही है। तो बीच में जो आपका मतलब महासागर है यानी ओशियन है, उसका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है यानी फैल रहा है, और नीचे के अंदर का जो मैग्मा है वह क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आ रहा है। लेकिन यह मैग्मा हमारे महासागरों में है, जिस कारण यानी ऐसी आकृति हमें कुछ ऐसी आकृति हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यह आकृति कहाँ फॉर्म हुआ है, हमारे ओशियन में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओशियोनिक रिज कहते हैं। तो अब आपसे कोई महासागरीय कटक पूछेगा तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि हमारा महासागरीय कटक कैसे बनता है। तो दो प्लेटों के डाइवर्जेंट मूवमेंट से क्या बनता है, हमारा ओशियोनिक रिज बनता है। तो ओशियोनिक रिज को हम लोग क्या करते हैं, कुछ नामों से भी जानते हैं। तो जो आपका ओशियोनिक रिज है, तो इससे हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर कुछ अलग नाम से जानते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे इसे अलग नाम से जाना जाता है, यानी हमने इसका नाम दे दिया है। तो जो आपके ओशियोनिक रिज होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर है। तो हमारे इक्वेटर के ऊपर में इस हम लोग ओशियोनिक रिज को किस नाम से जानते हैं, तो इक्वेटर के ऊपर इस ओशियोनिक रिज को डॉल्फिन उभार कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, आपका डॉल्फिन उभार। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर यानी इक्वेटर के ऊपर इस हम लोग ओशियोनिक रेस को आपके अटलांटिक ओशन में किस नाम से जानते हैं, तो डॉल्फिन उभार कहते हैं। और इक्वेटर के नीचे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे चैलेंजर उभार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चैलेंजर उभार कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चैलेंजर उभार। और यही जो आपका ओशियोनिक रिज है वह आपके ग्रीनलैंड के पास क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि टेलीग्राफिक पठार क्या है, कहाँ स्थित है, तो यह क्या है, आपका ओशियोनिक रिज है, और यह हमारे ग्रीनलैंड के पास क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, जिस कारण हमने उसका नाम क्या कर दिया है, उसे हमने क्या कहा है, टेलीग्राफिक पठार कहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा, ये हो गया हमारा ग्रीनलैंड, इसको हमने क्या कहा, ग्रीनलैंड कहा। ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पास इस ओशियोनिक रिज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। इसे क्या कहते हैं, आपका टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, ग्रीनलैंड के पास हम लोग क्या कहते हैं, इसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। और इक्वेटर के ऊपर इसे हम लोग डॉल्फिन उभार, और इक्वेटर के नीचे इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका चैलेंजर उभार कहते हैं। तो ये हमने कुछ आपके ओशियोनिक रिज के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें बता दिया, ताकि कहीं पर भी आपको ओशियोनिक रिज पढ़ने को आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग ओशियोनिक रिज के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने कॉन्टिनेंटल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेन अब यहीं पर हम बता देते हैं कि जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेन होता है यह आपके महासागर का सबसे विस्तृत भाग होता है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए कि यह महासागर का सबसे विस्तृत भाग होता है। यह महासागर का सबसे विस्तृत भाग होता है, सबसे विस्तृत भाग होता है, विस्तृत भाग होता होता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके ट्रेंच के ऊपर आते हैं कि हमारे महासागरों में ट्रेंच यानी खाई कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, ट्रेंच कुछ हम लोग हमने आपको इमेज भी हम लाए हैं, उसको भी एक बार बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो कि क्या है, हमारे तुरंत क्या है, हमारे पहाड़ों से मतलब यहाँ पर ये हमारा महासागरों से जो एकदम आगे का भाग होता है, यानी
ओशियन जहां से शुरुआत होता है वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम लोग देखते हैं। फिर जहां से आपका तीव्र ढाल स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको पढ़ाया, कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ाया, और हमने फिर आपको कॉन्टिनेंटल प्लेन बताया, फिर ओशियोनिक रीज बताया। अब हमारा टॉपिक क्या आ जाता है, आपका ट्रेंच यानी गर्त क्या होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये कुछ जो ऐसा आकृति दिखता है, यही क्या होते हैं, हमारे महासागरों में ट्रेंच होते हैं यानी गर्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग गर्त को आते हैं कि गर्त आपके महासागरों में कैसे गर्त का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेंच, तो महासागरों में ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हमें अब जानना है। ठीक है, आ जाइए, प्यार से बहुत समझते हैं और अपने चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो महासागरों में ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब होता क्या है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट क्या करती है, यानी जो प्लेटें भारी होती है वह नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड कर जाती है। जनरली कौन सी प्लेट सबसाइड करती है, हमारी ओशियोनिक प्लेट सबसाइड करती है, क्योंकि वह क्या होती है, आपकी भारी होती है। तो हमने क्या कहा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो जो हमारी भारी प्लेट होता है वह नीचे क्या होता है, सबसाइड कर जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये कोई, मान लीजिए हमारा कोई प्लेट हो गया, आपको डायग्राम के थ्रू हम क्या करें, समझा रहे हैं। ये हमारा प्लेट हो गया जिससे हमारी सेकंड प्लेट क्या हो रही है, टकरा रही है। इससे क्या हो रही है, हमारी सेकंड प्लेट टकरा रही है। मान लीजिए इससे हमारी सेकंड प्लेट टकराई, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो जो हमारा भारी प्लेट होता है, यानी जिसका हेवी वेट होता है, वह क्या होती है, आपके नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है, यानी अंदर चली जाती है। और यहाँ पे जो आपको एक दिख रहा है कुछ आकृति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ट्रेंच हो गया, ये हमारा ट्रेंच हो गया। तो ये जो आपका ट्रेंच होता है यह हमारे महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है। यह महासागरों का क्या होता है, सबसे गहरा भाग होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यह महासागरों का, यह महासागरों का, महासागरों का सबसे गहरा भाग होता है, गहरा भाग होता है। ठीक है, होता है। तो आपको ट्रेंच समझ में आ गया। और ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब दो प्लेटें हमारी आपस में टकराती है तो जो प्लेट भारी होता है, यानी जिसका हेवी वेट होता है, वह क्या होता है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है और क्या होता है, आपके ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन से ट्रेंच है जो कि किस ओशियन में लोकेट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंच है उसी का बस हम नाम लिखेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आने की संभावना है, और जो पूछा गया है उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपके अटलांटिक ओशियन में बस आपके एक इंपॉर्टेंट ट्रेंच का नाम याद रखना है, जो कि क्या है, प्यूर्टो रिको। यहाँ पे लिख लीजिए अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो आपके अटलांटिक ओशियन में बस हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंच का नाम लिखेंगे। उस ट्रेंच का नाम क्या है, प्यूर्टो रिको। उसका नाम क्या है, मेरे साथ बोल लो, यहीं पर याद हो जाएगा, प्यूर्टो प्यूटोरिको। बस यही आपका इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे को हम लोग बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी आपका एग्जाम है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसी को हाईलाइट करते हुए चलना है, यानी जिसके पूछने की संभावना है और जो हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में लिख रहे हैं। अब हमारा कौन सा ट्रेंच बच जाता है, तो हमारे पैसिफिक क्वेश्चन में भी कुछ ट्रेंच होंगे, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो पैसिफिक क्वेश्चन में, पैसिफिक ओशियन में, तो आपके पैसिफिक ओशियन में बहुत से ट्रेंच है जो कि क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपका पहला ट्रेंच क्या आ जाता है पैसिफिक ओशियन में, अल्यूशियन ट्रेंच, अल्यूशियन, अल्यूशियन
ट्रेंच, जो कि कहाँ स्थित है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछा था तो यह आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यह कहाँ है, आपके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, फिर बैटरी डिस्टेंस, वेट तो हमने आपको ट्रेंच का नाम बताया कि ट्रेंच कौन कहाँ स्थित है। तो हमने अटलांटिक ओशियन में एक ट्रेंच का नाम क्या बताया, प्यूर्टो रिको। फिर हमारे पैसिफिक ओशियन में एक अल्यूशियन ट्रेंच है। फिर क्या आता है हमारा दूसरा ट्रेंच, कौन आता है हमारा, टास्करोरो गर्त, जिसका नाम क्या है, टास्करोरो गर्त। यहाँ पे लिख लीजिए टास्करोरो गर्त, टास्करोरो गर्त। टोगा कर्माडेक गर्त, टोगा कर्माडेक गर्त, टोगा कर्माडेक गर्त। फिर हमारा क्या आ जाता है, आपका जापान ट्रेंच आ जाता है, फिलीपींस ट्रेंच आ जाता है, मरियाना ट्रेंच आ जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर पर क्या लिखेंगे, आपका जापान ट्रेंच आ जाता है, जापान ट्रेंच आ जाता है, जापान ट्रेंच। फिर हमारा 5th नंबर पर क्या आ जाता है, फिलीपीन ट्रेंच, फिलीपीन शॉर्टकट में लिख दिए फिलीपीन ट्रेंच। फिर हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंच कौन सा आ जाता है, तो आपका मेरियाना ट्रेंच आ जाता है, जो कि हमारे विश्व का सबसे गहरा क्या है, गर्त है, मेरियाना ट्रेंच। यहाँ पे हमारा 6 नंबर पे क्या आ जाता है, आपका मेरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का क्या है, सबसे गहरा गर्त है। यहाँ पे लिख लीजिए, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यह है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई कितना है, तो आपका 1122 मीटर है, 1122 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर क्या है, यह गहरा है। तो ये क्या हो गए, हमारे कुछ ट्रेंचेस के नाम हो गए, जो कि हमारे कहाँ स्थित है। कुछ हमने अटलांटिक ओशियन में जो हमारे स्थित है उसका, एक क्या नाम है आपका, प्यूर्टो रिको, जो कि अटलांटिक ओशियन में है। फिर हमने क्या बताया, आपके पैसिफिक ओशियन में जो हमारे ट्रेंच है, अल्यूशियन ट्रेंच, टास्करोरो गर्त, टोगा कर्माडेक गर्त, जापान ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। जो आपका मेरियाना ट्रेंच है, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो गहराई है 1122 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर है। अब हमारा एक प्यारा सा जो कि हमारा इंडियन ओशियन बच जाता है, उसमें कौन से हमारे ट्रेंच है उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेंच इन इंडियन ओशियन, ट्रेंच इन इंडियन ओशियन। तो आपके इंडियन ओशियन में बस एक ही ट्रेंच है, जिसका नाम क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है, 90 ईस्ट रिज। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज, जो कि कहाँ है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो आपके बे ऑफ बंगाल में क्या है, यह लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में क्या है, लोकेटेड है। तो ये क्या कर लिया हमने, अपने जितने भी सारे हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स थे, जो कि हमारे ओशियन के अंदर मौजूद थे, उसमें हमने सारे लैंड फॉर्म्स को देख लिया। अब हम लोग क्या आते हैं कि हमारे लैंड फॉर्म्स, यानी हमारे महासागरों के अंदर ही कुछ छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपका सी माउंट हो गया, आपका वोल्केनिक आइलैंड हो गया, जियोट हो गया, एटॉल हो गया। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे हमारे समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, और हम लोग ओशियोनिक करंट को देखेंगे, यानी महासागरीय धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपका एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, जो कि हमारा क्या है, आपका उच्चावच की लघु आकृतियां,
आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। उच्चावच की लघु आकृतियां, उच्चावच उच्चावच की लघु आकृतियां, लघु आकृतियां में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो लघु आकृतियां में हमारा सबसे पहले तो क्या आएगा, सी माउंट आएगा, यानी सी माउंट क्या होता है इससे समझेंगे। फिर हमारा क्या आ जाता है, आपका वोल्केनिक आइलैंड आ जाता है, वोल्केनिक वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड आ जाता है। फिर हमारा थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, जियोट आ जाता है, जियोट आ जाता है। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर आपका एटॉल आ जाता है, एटॉल, या इसी को कह लो आप कोरल रीफ्स, कोरल रीफ, या आप इसे लगून लेक कह सकते हैं, लगून लेक कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बस हमारा छोटा सा टॉपिक है, बस इसके बारे में समझ लेते हैं कि हमारे सी माउंट क्या होते हैं, वोल्केनिक आइलैंड क्या होता है, जियोट क्या होता है, एटॉल क्या होता है। तो आ जाइए यहाँ पे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू ही क्या करेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। समुंदर, समुंदर तो सभी ने देखा है, ये क्या हो गया, हमारा समंदर हो गया। समंदर यानी ओशियन हो गया, ठीक है। अब ओशियन के अंदर ही हमें क्या करना है, जो हमारे छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स है उसी के बारे में हमें क्या करना है पढ़ना है पढ़ना है। तो पहला हमारा लैंडफॉर्म्स क्या आ जाता है, आपका सी माउंट आता है। तो हमारे ओशियन के अंदर ही कुछ हमारे ओशियन के अंदर भी कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो कि हमारे ओशियन के बाहर यानी सरफेस पर नहीं दिख पाते, ओशियन के अंदर ही होते हैं। अब आपको पता चलेगा कि ओशियन के अंदर हमें कैसे माउंटेन देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि हमारे ओशियन के अंदर भी क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो हमारे ओशियन के अंदर यह इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है, और ओशियन के अंदर ही क्या करता है, आपके माउंटेन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यह हमारे सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी माउंट कहते हैं। इसका हम लोग नाम क्या दे देते हैं, आपका सी माउंट। ये क्या हो गया हमारा, सी माउंट हो गया। फिर हमने क्या कहा, दूसरा हमने क्या कहा था, वोल्केनिक आइलैंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह जो माउंटेन होता है यह हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है, यानी इसका इतना भाग क्या होता है, हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं। इसी को हमने क्या कहा, इसे हम लोग कहते हैं वोल्केनिक, वोल्केनिक आइलैंड। फिर होता क्या है कि इस वोल्केनिक आइलैंड के ऊपर का भाग क्या होता है, या इसका इरोजन हो जाता है हमारे सी वेव के कारण। तो इसका कुछ आकृति क्या होता है, हमारा ऐसे बन जाता है, यानी इसके ऊपर का जो टॉप वाला भाग होता है यह क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, सी वेव के कारण इसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जियोट। तो ये जो हमारे छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स थे वो आपको समझ में आ गया। अब हमारा एक क्या बचता है, आपका एटॉल बचता है, या उसी को हम लोग लगून लेक कहते हैं, या क्या कहते हैं, कोरल रिफ्स कहते हैं, यानी प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हमारे एटॉल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, आपका वोल्केनिक आइलैंड है, ये हमारा वोल्केनिक आइलैंड हो गया। फिर हमारे इस वोल्केनिक आइलैंड के चारों तरफ क्या होते हैं कि कोरल रिफ्स क्या हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, यानी इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, कोरल रिफ्स डेवलप कर गया। तो जब इसके चारों तरफ कोरल रिफ्स डेवलप कर जाता है, तो जब इसके चारों तरफ क्या होता है, कोरल रिफ्स डेवलप कर जाता है, फिर एक समय आता है, मान लीजिए इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये हमारा कोरल रीफ्स क्या हो गए, डेवलप कर गए, ये हमारे कोरल रीफ्स डेवलप कर गए। फिर आपका एक समय आता है कि जो हमारा ये वोल्केनिक आइलैंड है,
यानी जो आपका ये वोल्केनिक आइलैंड है, यह क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है। यानी यह नीचे की तरफ क्या हो जाता है, धँस जाता है और फिर इसी हमारे कोरल रीफ्स वाले में क्या हो जाता है, आपका जल भर जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉल कहते हैं। एटॉल कहते हैं या लगून कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको एटॉल और लगून यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा, तो जब हम लोग क्या करेंगे, आपके ओशियनोग्राफी का जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, आपको एटॉल का क्या करेंगे, पिक्चर दिखाएंगे और आपको उसमें हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुद्री जल का तापमान पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे समुद्र के अंदर भी कैसे हमारे वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और समुद्र के अंदर भी एक अलग तरह की हमें दुनिया देखने को मिलता है, जहां पर हमारे बहुत से प्यारे प्यारे जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और हमारी कुछ मछलियां होती हैं, कितने प्यारे प्यारे अपने कलर्स को क्या करती है, रिलीज करती है, जिस कारण आपको कुछ ऐसा नजारा हमें समुद्रों में देखने को मिलता है। और वहां पे टूरिज्म क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी हम लोग बातें क्या करेंगे, अपने हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपके ओशिनियोग्राफी को बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो आपका ओशिनियोग्राफी है, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसको 3 या 4 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारा आज तो आधा जो काम है इसका खत्म हो गया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें थोड़ा सा हम लोग चीजों को जल्दी जल्दी करते करते और समझते हुए चलेंगे, ताकि ये जो हमारा ओशिनोग्राफी है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसी चीजों को रिवीजन करते रहिए और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह ओशिनोग्राफी पे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस सभी को जय हिंद, नमस्ते।